हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार पार्ट थर्ड। इंडियन पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो पार्ट थर्ड में पढ़ रहे हैं हम मौलिक अधिकार। कल के टॉपिक में पहले हमने पढ़ा नागरिकता। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है? संन्यास से, मर्जी से, परित्याग से, किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, बर्खास्तगी से, वंचित किए जाने पर, अगर राष्ट्र विद्रोही हो गए तो उस तरीके से भी हम नागरिकता को खो सकते हैं। या 7 वर्ष से विदेश में रह रहा है, कोई सूचना नहीं दी गई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को, तो इसको भी समाप्त किया जा सकता है। 19 जुलाई 1948 को जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये केवल भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके अलावा हमने बात की 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तान के नागरिक होंगे, बशर्ते वो वापस भारत में ना आए हों। अगर वो 19 जुलाई 1948 को भारत में आ गए तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद भी आ गए तो फिर परमिट व्यवस्था से भारत में आ गए, परमिट व्यवस्था कहलाएगी। उनको एक लाइसेंस मिल जाता है नागरिकता का कि NRI, PIO और OCI की। NRI वो होते हैं जो 182 दिन 182 दिन विदेशों में रहते हैं और भारत में ही उनका निवास स्थान होता है, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। उनको सारे अधिकार होते हैं, उनका टैक्स भी कटता है। PIO वे व्यक्ति जो स्वयं या जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक हों लेकिन वर्तमान में ये लोग दूसरे देश के नागरिक बन गए तो PIO कहलाते हैं। इन दोनों का मिश्रण OCI बनाया गया 2005 में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। PIO और NRI को मिला के OCI कहा गया। आज हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं हम फंडामेंटल राइट्स की। भाग 3 में आते हैं भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट। 13वीं सदी के दस्तावेजों को ब्रिटिश शासन को संवैधानिक व्यवस्था का आधार माना जाता है। जो 13वीं शताब्दी में दस्तावेजों पे साइन किए गए थे किंग जॉन के द्वारा, उनको ब्रिटिश शासन की संवैधानिक व्यवस्था का आधार माना जाता है। 1215 ईस्वी में किंग जॉन ने थेम्स नदी के किनारे मौलिक अधिकारों के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक संधि पत्र था जो नागरिकों को दिया गया था। जो भी पूछने का अधिकार दिया गया था वो ब्रिटिश जनता को दिया गया। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक संधि पत्र था। यह प्रथम दस्तावेज था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जिसे मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। इसे ही मूल अधिकारों का जन्मदाता कहते हैं। भारतीय संविधान का पार्ट थर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। 1791 में USA पहला देश था जिसने लिखित में अपने संविधान में फंडामेंटल राइट दिए हैं। इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। 1791 में बिल ऑफ राइट्स दिए गए USA के द्वारा है। USA के संविधान से लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार। यह जस्ट बिल है। जस्ट बिल का मतलब न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय इसके बारे में फैसला कर सकता है। अगर मौलिक अधिकारों में कोई कमी की जाती है, वंचित किया जाता है हमें भारत के नागरिकों को, तो ये न्यायालय में चुनौती योग्य है। गारंटेड राइट्स हैं, गारंटी दी गई है, संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है और कोर्ट इसका गारंटर रहेगा। कोर्ट शैल बी गारंटर। These rights can be enforced by the court against state. अगर राज्य इन अधिकारों में कोई कमी करता है, सस्पेंड करता है या इनमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो ये राइट, ये अधिकार कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किए जाएंगे। राज्य के विरुद्ध इन्फोर्स किया जाएगा इन राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। उसके भौतिक, मेंटल, मानसिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, मॉरल, नैतिक मूल्यों के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। तो फंडामेंटल राइट्स
मानव अस्तित्व के तथा भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम 1917 से 1990 के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी मांग की थी मौलिक अधिकारों की अंग्रेजी शासन से। 1925 में एनिस बेसेंट ने इसकी मांग की थी। 1928 में पहली बार था जब मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के थ्रू लिखित में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो नेहरू रिपोर्ट में मांग करने वाले व्यक्ति कौन था, मौलिक अधिकारों की क्वेश्चन आएगा तो मोतीलाल नेहरू थे। 1927 में आईएनसी ने मद्रास अधिवेशन में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी, क्वेश्चन आएगा तो 1927 में आईएनसी ने मद्रास अधिवेशन में किया। और 1931 में कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने इसको मांग रखी अंग्रेज़ों से। 1931 के कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी अंग्रेज़ों से। तो 1931 में कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेज़ों से मांग की मौलिक अधिकारों की। फंडामेंटल राइट्स 7 प्रकार के हैं। राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेके 22 तक। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक दिया गया है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उत्प्रेषण का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक दिया गया है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 से 28 तक। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है 29 से 30 तक। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार 31 दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट से इसको हटा करके आर्टिकल 300A में लीगल राइट बनाया गया। अब ये लीगल राइट है, विधिक अधिकार बनाया गया है हमारे संविधान में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 ही हैं। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, आर्टिकल 31 से हटा के 300A में रखा गया। आर्टिकल 300A में रखा गया है। कुछ अधिकार हैं जो सिटीजन के लिए दिया गया है। सिटीजन 2 प्रकार के होते हैं, विदेशी और देशी। कुछ अधिकार, कुछ राइट्स, मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और सभी विदेशी नागरिकों के लिए भी है। सिटीजन्स के लिए यानी कि इंडियन सिटीजन के लिए इसमें अधिकार हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दिया गया है भारतीय नागरिकों के लिए, और सभी देशी नागरिकों के लिए सभी अधिकार हैं। ये नकारात्मक भी हैं, सकारात्मक भी हैं। नकारात्मक जिनमें नहीं आता है और सकारात्मक उसे कहते हैं जिसमें नहीं आता है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है राज्य। राज्य शब्द को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और संसद, इसमें केंद्रीय सरकार आती है और संसद, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ का लेजिस्लेचर आता है। विधानमंडल में 2 चीज़ें आती हैं, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। तो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और उसका विधानमंडल आता है। लोकल अथॉरिटी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत या पंचायतों की, तो इसको लोकल अथॉरिटी कहते हैं। अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटी डायनेमिक, जो उस समय के होते हैं। अन्य प्राधिकारियों में बात करते हैं तो इसमें
यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल आते हैं, ऑफिस आते हैं, सब चीज़ आ जाता है। तो राज्य वो है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से रूप से जुड़ा होता है, उसको राज्य कहते हैं। राज्य में सब चीज़ आ जाता है, इसको कहते हैं राज्य। आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? कोई विधि या कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको संसद के द्वारा अप्रूव न किया जाए। अगर वो अप्रूव कर देती है तो कानून बन जाता है। तो कोई भी विधि या कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती है। संसद ऐसा कोई भी कानून या विधि नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करती है। इनकंसिस्टेंट इंडेरोगेशन होता है संविधान के विरुद्ध। तो ऐसा कोई लॉ वॉइड कहलाएगा या नल कहलाएगा। कोई भी नियम, कानून, अध्यादेश या संविधान संशोधन, 4 चीज़ें दी गई हैं। कोई भी नियम, कानून, अध्यादेश और संविधान संशोधन। नियम कौन बना सकता है? कोई भी अथॉरिटी बना सकती है। कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है या विधानमंडल बना सकता है। अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी कर सकता है। संविधान संशोधन संसद कर सकती है। इसमें सारे अधिकार आ गए, सारे नियम आ गए। 4 चीज़ें दी गई हैं जो संविधान का उल्लंघन करेगा। कोई भी नियम, कानून, अध्यादेश या संविधान संशोधन जो संविधान का उल्लंघन करता है वो नल या वॉइड होगा, शून्य होगा। जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये लिखा है आर्टिकल 13 में। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था A.B. डाइसी, उसने विधि का नियम दिया है। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है डाइसी ने। तो डाइसी ने सबसे पहले समानता के अधिकार को विधि के समक्ष विधि के शासन का अनिवार्य तत्व कहा है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहलाता है विधि के समक्ष समानता। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। अमीर गरीब, ऊंचा नीचा कोई नहीं है। सभी को समान न्याय दिया जाता है। विधि का समान संरक्षण, दूसरा आता है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि का समान संरक्षण। अलग अलग वर्गों के लिए संरक्षण की बात की गई है। एक क्वेश्चन आता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, मजदूर हो, पुरुष हो, महिला हो, विधि के समक्ष सभी समान है। ये इंग्लैंड की परिभाषा है। और विधि का समान संरक्षण ये USA के संविधान से लिया गया है। अलग अलग वर्गों के लिए संरक्षण। या हैंडीकैप्ट है, हैंडीकैप्ट एक स्वस्थ हेल्दी पुरुष के साथ उसको दौड़ा दिया जाए तो फिर कैसा न्याय होगा? तो इसलिए अलग अलग वर्गों के लिए विधि का समान संरक्षण। लेकिन ये विधि का समान संरक्षण रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि उसको डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल होना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर के लिए क्लासिफिकेशन होना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर ये कौन डिसाइड करेगा? तो जज डिसाइड करेगा। विधि के समक्ष समानता के अपवाद, विधि के समक्ष समानता का अपवाद की बात कर रहे हैं। तो विधि कहती है कि सभी समान माने जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये विधि के समक्ष समान नहीं माना गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, क्योंकि ये संविधान में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं, एक राज्य का हेड होता है तो एक राष्ट्र का हेड होता है, तो इनको विधि के समक्ष समानता नहीं दी गई है, इनको ऊंचाई रखा गया है। विदेशी राज्यों के दूतावास और भारत में स्थित UNO के कार्यालय, विदेशी राज्यों के दूतावास जो भारत में स्थित हैं, उनके एम्बेसडर्स, राजदूत विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत नहीं आते। भारत में स्थित UNO का कार्यालय, जो भी कर्मचारी या ऑफिसर काम करते हैं तो उनको भी विधि के समक्ष समानता नहीं दी जाती। सांसदों और विधानसभाओं के सदस्यों के विशेषाधिकार, सांसद और विधानसभाओं के सदस्य जो MLA MLCs होते हैं उनके विशेषाधिकार भी। थैंक यू। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।